राहत की उम्मीदें थी, वो उम्मीदें हैं कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी और आसाराम को जो है फिलहाल आज ही कोर्ट ने सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। उनको जोधपुर के सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा क्योंकि वो अंतरिम बेल पे चल रहे थे। लगातार जिस तरीके से हाईकोर्ट ने पहले से ही कहा है कि 7 जुलाई या सजा की अपील पर जिस दिन फैसला आता है उस दिन तक ये मामला जो चलेगा, लेकिन आज अब सजा पर जब फैसला हो चुका है तो निश्चित रूप से अब आसाराम को कोर्ट के आदेश पर जोधपुर की सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। आसाराम को बड़ी उम्मीदें थी कि उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन हाईकोर्ट से सिर्फ और सिर्फ गैंगरेप की धाराओं से उसको बरी किया गया है और गैंगरेप की धाराओं से जब आसाराम बरी हुआ तो निश्चित रूप से आसाराम की इस मामले में सह आरोपी शरद चंद और शिल्पी उर्फ संचिता, इनको बड़ी राहत मिली है। दोनों को 20-20 साल की सजा थी, उन दोनों को इस सजा से राहत मिली और दोनों बरी हो गए। लेकिन फिलहाल अगर आसाराम की बात करें तो उसकी मुश्किलें अभी कम नहीं है। अब उसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की राह देखनी पड़ेगी। बिल्कुल राकेश, आसाराम को आंशिक राहत मिली है लेकिन फिर भी राहत नहीं है क्योंकि उन्हें तुरंत सरेंडर करना होगा। अभी तक वो अंतरिम जमानत पर थे। इसके अलावा जो दोनों सहयोगी हैं उनको थोड़ी राहत मिली है, उसके लिए भी अभी अधिवक्ता ने बताया क्या वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? निश्चित रूप से पीड़िता के अधिवक्ता जो है पीसी सोलंकी, मैं उनके साथ हूं, उनसे बात करता हूं। फिर सर क्या लगता है आपको? जहां तक न्याय की बात है तो अभियुक्त आसाराम को सजा हुई है। अब ये तो पीड़िता ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी कि उसको किस हद तक का न्याय मिला है, कैसा मिला, परंतु माननीय न्यायालय द्वारा जो भी आदेश सुनाया गया है उसकी हम सब रिस्पेक्ट करते हैं। अब जहाँ तक उस आदेश से हम कहाँ तक संतुष्ट है, कहाँ तक नहीं है, आदेश आने के बाद में ही उसको पढ़ने के बाद में और उसकी सारी चीज़ों को जांच पड़ताल करने के बाद में ही मैं कुछ और निश्चित तौर पर कुछ आपको डिटेल में बताने की पोजीशन में हूँगा। लेकिन मैं ये निश्चित तौर पर समझता हूँ कि जिस तरीके से पीड़ित परिवार की इस लड़ाई को लड़ने के लिए उनकी जो एक जील थी, उनके अंदर एक जो इच्छा शक्ति थी, उस इच्छा शक्ति को ध्यान में रखते हुए प्लस उनके जो पूर्व का जो सारा आचरण रहा उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर इन 2 जनों की जो रिहाई हुई है उसको वो निश्चित तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और जहाँ तक रही बात आसाराम की, तो कुछ पर्टिकुलर धाराओं में जो उनकी रिहाई जो सेट असाइड हुई है, गैंगरेप वगैरह, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सेक्शन 34 की, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये 2 आरोपी गण को माननीय न्यायालय द्वारा when they 2 co-accused have already been acquitted, so there is no question of keeping the charge of criminal conspiracy and common intention. तो निश्चित तौर पर उन सब चीज़ों को अभी एक एनालाइज करने के बाद में, चेक करने के बाद में we will proceed according to law. पहले से ही इस मामले में प्रकाश और शिवा बरी हो चुके थे ट्रायल कोर्ट द्वारा और अब शरद और शिल्पी को भी राहत दी, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब इस पूरे मामले में? मैं देख रहा अभी एक बार जजमेंट हाथ में आ जाए, जजमेंट आने के बाद में उसको पढ़ने के बाद में निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि कोई ना कोई निर्णय इस मुद्दे पर जो है वो पीड़ित पक्षकार जरूर लेगा। आप जिस लड़ाई को लड़ रहे थे, आसाराम को जो है वो सजा बरकरार रखी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत है आप लोगों के लिए, या जो न्याय की लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है उस पर आपको राहत मिलेगी? देखिए, राहत की कोई बात ऐसा राहत नहीं है, बट ठीक है, एक्यूज आसाराम जो प्रिंसिपल एक्यूज है उसकी सज़ा को तो माननीय न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई है। निश्चित तौर पर ये कुछ राहत देने वाला है, परंतु अभी एक बार जजमेंट आ जाए, उस जजमेंट को देखने के बाद में ही कुछ आगे की बात की जा सकती है, क्योंकि आज के अभी इस समय बहुत जल्दी होगा उस जजमेंट के बारे में कुछ भी टिक्का टिप्पणी करना। तो अब आसाराम सरेंडर होगा वापस? निश्चित तौर पर सरेंडर होगा, क्योंकि न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि चूंकि अभी उनका सेंटेंस सस्पेंशन पे है और जो सस्पेंशन की जो शर्त थी वो ये थी कि 7 जुलाई तक उनका सेंटेंस सस्पेंशन रहेगा या फैसला पहले आने तक। तो चूंकि माननीय न्यायालय ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज़ ऑलरेडी गिवन इट्स वर्डिक्ट, सो इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर डेटेड 25 May 2026, he is supposed to, he is under an obligation to surrender before the concerned authorities. तो ये थे पीड़िता के अधिवक्ता पीसी सोलंकी, जिनका कहना है कि निश्चित रूप से वो जिस न्याय की लड़ाई को लड़ रहे थे वो न्याय की लड़ाई आज फिर एक बार उनकी जीत हुई है। ट्रायल कोर्ट ने जो 25 अप्रैल 2018 को फैसला दिया था, आसाराम को जो है गैंगरेप सहित अन्य धाराओं में सजा दी थी, लेकिन आज गैंगरेप में जरूर आसाराम को बरी किया गया, लेकिन 376 2F जो धारा है, आजीवन कारावास टिल डेथ और 1 लाख रुपए का जुर्माना, सबसे बड़ी बात है कि वो बरकरार रहा है। तो ऐसे में आसाराम को एक बार फिर से जोधपुर की सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। अब तक आसाराम जो अंतरिम जेल पर अहमदाबाद में बैठा है, अब उसको आज ही शाम तक सरेंडर करने के निर्देश दिए गए। तो निश्चित रूप से जो है पीड़िता को कहीं ना कहीं, पीड़िता के जो वकील है उनका कहना है कि उन्हें थोड़ी सी खुशी जरूर है, क्योंकि हालांकि 4 आरोपी सह आरोपी जिसमें शरद और शिल्पी को जो है आज हाईकोर्ट ने राहत दी और पहले ट्रायल कोर्ट ने प्रकाश और शिवा को भी बरी किया था। उस मामले में वो फैसला आने के बाद, विस्तृत जो फैसला आएगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर जरूर जाएंगे, लेकिन फिलहाल आसाराम को जो है सजा यथावत रखी है। तो ऐसे में उनके चेहरे पर पीसी सोलंकी जो लंबे समय से 13 साल
से इस लड़ाई को लड़ रहे थे, वो कह रहे हैं कि थोड़ी हमें राहत है कि पीड़िता के साथ आज भी न्याय हुआ, वो बरकरार रहा है। बिल्कुल, आज थोड़ी राहत मिली है क्योंकि सजा जो है वो बरकरार है आसाराम की, आजीवन कारावास की। लेकिन दूसरी तरफ राकेश देखें तो जो सह आरोपी शिल्पी और शरद चंद है, इनको सजा में राहत मिली है। सजा में क्या राहत मिली है ये बता पाएंगे? देखिए कशिश, अगर बात करें तो 25 अप्रैल 2018 को जब SC/ST कोर्ट जो है उसके पीठासीन अधिकारी ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाया था, तो प्रकाश जो आसाराम का रसोईया हुआ करता था और प्रकाश के अलावा जो शिवा था वो उसका रसोईया के साथ साथ जो आरोपी भी था, और खास तौर से आसाराम का जो है वो सेवादार कहा जा सकता है। तो ट्रायल कोर्ट ने इन दो को बरी किया था। उसके खिलाफ अपील ऑलरेडी पेंडिंग है, उसका अभी तक वर्डिक्ट जो है वो अभी हुआ नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से आज हाईकोर्ट ने जो है शरद चंद और शिल्पी उर्फ संचिता, इन दोनों को भी इस पूरे गैंगरेप में सह आरोपी माना था। तो 20-20 साल की दोनों को सजा दी थी ट्रायल कोर्ट ने। उस ट्रायल कोर्ट की 20-20 साल की सजा की जो गैंगरेप की जो धारा थी वो आज हाईकोर्ट ने हटा दी है। तो ऐसे में गैंगरेप की धारा हटने से आसाराम को भी गैंगरेप से बाहर निकाला गया। तो जब गैंगरेप की धारा हटी तो शरद चंद और शिल्पी दोनों को राहत मिली और उनकी 20-20 साल की जो सजा थी उस सजा से उन दोनों आरोपियों को, सह आरोपियों को कहा जा सकता है कि बरी कर दिया है। तो निश्चित रूप से पीड़िता के वकील का कहना है कि फैसला आने के बाद इन दोनों आरोपियों के खिलाफ जो सजा माफ हुई है 20 साल की, उस सजा के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट 100% जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आसाराम को कहीं राहत नहीं मिली है। वो केवल गैंग रेप की धारा से बाहर हुआ, लेकिन 376(2)F और 376(G) की जो धारा है या जो किशोर न्याय की जो धाराएं हैं उनमें आसाराम की सजा को यथावत रखा है। यानी कि टिल डेथ तक आसाराम को इसी जोधपुर की सेंट्रल जेल में रहना होगा जब तक उनकी प्राकृतिक मौत नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा राकेश, सरेंडर कब तक करना होगा? क्या ये समय सीमा जो है वो तय की गई है आसाराम की? कशिश, अगर बात करें समय सीमा की तो कोर्ट ने तो आज ही सरेंडर करने के लिए कहा है। फिलहाल आसाराम जो है अहमदाबाद में है, तो उनके एडवोकेट ने कहा है कि हम उनको सूचना करेंगे। तो हो सकता है कि आज शाम तक जो है आसाराम एक बार फिर से जोधपुर की सेंट्रल जेल में सरेंडर करें, क्योंकि 25 मई को हमने जब कहा कि अंतरिम जमानत जो हुई थी उसमें मुख्य न्यायाधीश ने यही शर्त लगाई थी कि अंतरिम जमानत तो स्वीकार की जाती है, लेकिन 7 जुलाई या फिर ये अपील का जो फैसला पेंडिंग है उसके आने तक उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी। तो ऐसे में आज जब अंतरिम जमानत पर जो अपीलों पर फैसला हो गया है तो निश्चित रूप से उनकी अंतरिम जमानत का आदेश जो है वो खारिज हो गया है। उन्हें जो स्थगन दिया गया था सजा निलंबन पर, वो ऑर्डर खारिज हो गया था। ऐसे में आज ही आसाराम को जोधपुर की सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा, क्योंकि वो आरोपी है। आरोपी होने के साथ साथ अब जो है उन पर आजीवन कारावास की सजा जो है कंटिन्यू रहेगी। तो ऐसे में आज ही सरेंडर करने के निर्देश जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र पुरोहित की जो डिवीजन बेंच थी उन्होंने इस फैसले में साफ कहा है कि उन्हें आज ही कोर्ट में बताना होगा कि शाम को 5 बजे तक जोधपुर की सेंट्रल जेल में आसाराम सरेंडर करेंगे। आसाराम के अधिवक्ता जो यशपाल राजपूत यहाँ कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि वो एश्योर करते हैं कि आज ही जो है आसाराम को सूचना दी जाएगी और आज शाम तक हो सकता है कि आसाराम जो है जोधपुर की सेंट्रल जेल में सरेंडर करेंगे, क्योंकि लगातार आसाराम जो है कोर्ट से खेलने का टैक्टिस रखता है। तो ऐसे में आसाराम ये चाहता है कि उसे सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं अंतरिम बेल मिले, इसलिए ये संभव है कि वो आज 5 बजे तक शाम को जोधपुर की सेंट्रल जेल में आसाराम एक बार फिर से सरेंडर कर देगा। जी बिल्कुल। राकेश, सवाल यहाँ पर ये भी है क्योंकि अब तक देखने को मिला है कि आसाराम जो है वो स्वास्थ्य का हवाला देते हुए लगातार पैरोल पर रहे हैं। अब ऐसे में जब यहाँ पर आंशिक राहत मिली है लेकिन सजा बरकरार है, तो क्या आगे भी स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वो पैरोल पर जा सकता है? देखिए, आसाराम जो है लगातार 13 साल से जिस तरीके से जेल में थे, उन्होंने हर तरीके से प्रयास किया बेल लेने का, लेकिन जब बेल नहीं मिली तो आखिरकार 7 जनवरी 2025 को वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और ये हवाला दिया गया कि वो बीमार है, 86 साल की उनकी उम्र हो गई है, ऐसे में उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर राहत देनी चाहिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो 3 माह की राहत देने की जो बात कही थी और उन्होंने हाईकोर्ट पर डाला था फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट दोनों मामलों में आजीवन कारावास हो रखा है आसाराम को। दोनों ही जगह पे दुष्कर्म के मामले हैं, तो दोनों ही हाईकोर्टों ने 3-3 माह की उन्हें रिलीफ दी थी, अंतरिम जमानत दी। उसके बाद 3 महीने का और एक्सटेंशन लिया गया आसाराम की तरफ से। फिर एक बार आसाराम ने सरेंडर किया, उसके बाद आसाराम को फिर 2 माह की जमानत मिली, फिर 6 माह की आसाराम को फिर राहत मिली, अंतरिम जमानत। अभी जो बात करें हम 2 बार इन्होंने 1-1 महीने की अंतरिम जमानत ली है। पहले उन्होंने 20 अप्रैल को जो है अंतरिम जमानत दी थी मई तक की, और मई में जब 25 मई को परसों जब फैसला हुआ उन्हें 7 जुलाई या फैसले तक सजा जो है स्थगित की गई थी और उन्हें राहत दी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से आसाराम को सरेंडर करने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है राकेश।